क्या कोई इतना दूरदर्शी नेता भी हो सकता है जो अपने जीवन काल के दौरान ही ये बता दे कि इतिहास उनके साथ किस तरीके से व्यवहार करेगा? क्या आज के दौर में ऐसे राजनीतिज्ञ के बारे में सोचना भी संभव है जो अपनी आलोचनाओं के स्वर को खुले तौर पर हंसकर स्वीकार कर ले? क्या मौजूदा वक्त में भारतीय जनमानस ऐसे प्रधानमंत्री की कल्पना भी कर सकता है जिसके भीतर विलासिता का भाव भर भी न हो? 92 साल की उम्र में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन इस देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है, ये बताने की जरूरत नहीं है। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहे, एक अर्थशास्त्री थे, लेकिन इस सब के बीच उन्होंने खुद के भीतर के भारतीय मिडिल क्लास नागरिक को भी बचाकर रखा था। 90 के दशक में जब दुनिया डूबती अर्थव्यवस्थाओं का ढेर बन चुकी थी, उस दौर में भारत सरकार के हिसाब किताब की कमान संभालने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे। 1990 के दशक का यह वो दौर था जब वैश्विक स्तर पर बड़े राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव हो रहे थे। खास तौर से कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित शासन दुनिया से खत्म हो रहा था और नई लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं का उदय हो रहा था। वैश्विक स्तर पर हो रहे इतने व्यापक शक्ति संतुलन में बदलाव के बाद दुनिया एक नई बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ने लगी थी। वैश्विक बदलाव और कमजोर राजनीतिक नेतृत्व ने भारत की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था। ऐसे में भारत के पीएम नरसिम्हा राव को सरदार मनमोहन सिंह की याद आई। 1991 में 21 जून की तारीख यूजीसी का अध्यक्ष पद संभाल रहे मनमोहन सिंह अपने दफ्तर में कामकाज निपटाने में मशगूल थे। इसी दौरान अचानक उन्हें फोन आता है। उन्हें घर जाकर कपड़े बदलने और केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने के लिए कहा जाता है। पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया और वित्त मंत्रालय की कमान उन्हें सौंप दी। नरसिम्हा राव के इस फैसले ने न सिर्फ भारत की तकदीर बदल दी बल्कि दुनिया में एक नया बाजार भी खोल दिया। मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कई बड़े बदलावों की शुरुआत की। लाइसेंस राज खत्म कर दिया गया, भारत को विदेशी निवेश और व्यापार के लिए खोल दिया गया। मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बदलाव किए उनकी फहरिस्त बेहद लंबी है। मसलन वैश्वीकरण, मुद्रा सुधार या फिर करेंसी रिफॉर्म, बैंकिंग सेक्टर में नए रिफॉर्म, औद्योगिक नीति में बदलाव, टैक्स रिफॉर्म, व्यापार और निर्यात सुधार। इन सुधार का भारत पर गहरा प्रभाव भी पड़ा। विदेशी निवेश में इजाफा शुरू हुआ, तेजी से आर्थिक विकास शुरू हुआ, भारत में नए क्षेत्रों में नौकरी के अवसर पैदा होने लगे, उद्योगों को बढ़ावा मिला। 2014 तक भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। मनमोहन सिंह अचानक वित्त मंत्री बने और अचानक ही वो देश के पीएम भी बने। जिस दौर में सोनिया गांधी के पीएम बनने की चर्चाएं हर ओर से आ रही थी, उस दौर में अचानक मनमोहन सिंह को पीएम पद दे दिया गया। अपने एक इंटरव्यू में मनमोहन सिंह ने कहा कि वो न सिर्फ एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे बल्कि एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। मनमोहन सिंह के मौन को लेकर भले ही तमाम सवाल उठे, लेकिन सच ये भी है कि मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में कभी भी मीडिया या देश के नागरिकों से दूरी नहीं बनाई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, सवालों के जवाब देते और अपनी आलोचनाओं को सुनते भी रहे। ये बात इसलिए भी याद दिलाना जरूरी है क्योंकि मौजूदा राजनीति में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़िए, आलोचनाओं का अधिकार भी मानो अब छीना जा रहा है। भारत का आम जनमानस जिस सादगी को अपने सबसे करीब पाता है, मनमोहन सिंह उसी सादगी से ताउम्र जीते रहे। पीएम वाला तामझाम मनमोहन सिंह को कभी पसंद ही नहीं आया। मनमोहन सिंह के पर्सनल बॉडीगार्ड रहे पूर्व आईपीएस असीम अरुण अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखते हैं, मैं 2004 से लगभग 3 साल उनका बॉडीगार्ड रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है क्लोज प्रोटेक्शन टीम, जिसका नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला था। एसआईजी सीपीटी वो व्यक्ति है जो पीएम से कभी भी दूर नहीं रह सकता। यदि एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है तो साथ ये बंदा होगा। ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह साथ रहने की जिम्मेदारी थी मेरी। डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली BMW के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये है मारुति। मैं समझाता कि सर ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे आपके लिए लिया है। लेकिन जब कारकेड मारुति के सामने से निकलता तो वे हमेशा
मन भर उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हों कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूं और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है। असीम अरुण की ये लाइनें हैं और आपको यहां ये बात याद दिला दें कि असीम अरुण मौजूदा वक्त में बीजेपी के नेता हैं और कन्नौज से विधायक भी हैं। फिर पीएम रहते हुए उनकी उस स्पीच को कैसे भुलाया जा सकता है जिसमें वो ये कहते हैं कि इतिहास उनके प्रति मीडिया से अधिक उदार रहेगा। वाकई डॉक्टर साहब, इस देश के बहुतेरे नागरिकों और इस देश की मीडिया के बड़े हिस्से ने आपकी बहुत आलोचनाएं की। 2014 के उस दौर में आप पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए गए और यहां तक कि संसद ने भी आप पर आरोपों की बारिश कर दी गई। लेकिन सच यह भी है कि यही आरोप लगाने वाले लोग ही आपको आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। शायद यही इस बात का सबूत है कि इतिहास ने आपके प्रति अपनी उदारता दिखानी शुरू कर दी है। आज इस कार्यक्रम के अंत में आपको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि।